यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 पेपर नंबर फर्स्ट बाल विकास के जो राजन सीरीज आता है उसको हम लोग कर रहे हैं और इस वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न वो सभी हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और ये क्लास नंबर 7 है। इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। यहाँ पे है चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व होता है। 44 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं 6 वीडियो में। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है शिक्षा के क्षेत्र में चिंतन का अत्यधिक महत्व होता है। शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए चिंतन शक्ति का विकास करना अति आवश्यक है। बालक में चिंतन शक्ति के विकास के लिए शिक्षा में निम्नलिखित उपाय होते हैं। चिंतन कब होता है? जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वहाँ पे चिंतन किया जाता है। ठीक है, तो चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है ये हमको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि भाषा विकास पर ध्यान देना। भाषा को चिंतन की आधारशिला कहा जाता है। चिंतन को स्पष्ट रीति से भाषा द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। भाषा एवं विचार का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। पूर्व अनुभव की स्मृति के लिए उपयुक्त शब्दावली की आवश्यकता होती है। अतः बालकों के शब्द भंडार को बढ़ाने एवं भाषा विकास के लिए सरस, रोचक एवं उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि चिंतन को बढ़ाने के लिए भाषा ज्ञान का जो है अत्यधिक महत्व होता है और इसको जो है बढ़ाने के लिए बहुत ही सरस, रोचक और उपयुक्त जो उस बच्चा या बालक के लिए जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो है चिंतन ठीक हो सके। और दूसरा नंबर है रटने की आदत दूर करना। रटने की आदत दूर करना। जिन बालकों में रटने की आदत पड़ जाती है वह चिंतन करते ही नहीं हैं, तथ्यों को बिना समझे रट लेते हैं। अध्यापक को बालकों की इस आदत पर नियंत्रण करना चाहिए। वह जो कुछ पढ़े सीखे, समझ के पढ़े व सीखे। तो यहाँ पे है जो है रटने की आदत किस प्रकार से पड़ती है कि वह रट लेते हैं और चिंतन नहीं करते हैं कि ये टॉपिक क्या है, किस बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट रटने पर ध्यान देते हैं। तो अध्यापकों को इसका जो है निवारण करने के लिए उनको जो पढ़ाते हैं क्लासरूम में उसको समझा के पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को जो है रटने की आवश्यकता ना पड़े। स्पष्ट ज्ञान का विकास। यहाँ पे बालकों को जितना सही, स्पष्ट एवं अधिक ज्ञान होगा वह उस ज्ञान के आधार पर उतने ही अधिक अच्छे रूप से में चिंतन कर सकेंगे। इसीलिए आवश्यक है कि प्रारंभ में ही बालकों को संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण के अवसर दिए जाए तथा उन्हें विभिन्न संपत्तियों का स्पष्ट ज्ञान कराया जाए। ज्ञान के निरंतर प्रयोग से ज्ञान स्पष्ट एवं अस्थायी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है स्पष्ट ज्ञान का विकास। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका जो है स्पष्ट ज्ञान, सही, स्पष्ट और अधिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ताकि अच्छे प्रकार से बालक जो है चिंतन कर सके और संपत्तियों का स्पष्ट ज्ञान कराया जाए। ज्ञान के निरंतर प्रयोग से ज्ञान स्पष्ट एवं अस्थायी होता है, जो कि अगर स्पष्ट अस्थायी चिंतन के द्वारा हम जो कुछ सीखते हैं वह ज्ञान जो है स्पष्ट होता है और अस्थायी होता है, ज़्यादा देर तक याद रहता है। 46 नंबर क्या है? मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए। जो मानसिक विकास होता है उसके अलग अलग जो पक्ष होते हैं उसके नाम हमको लिखना है केवल। तो यहाँ पे है मानसिक विकास कई प्रक्रियाओं का पुंज होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसके अंतर्गत निम्न योग्यताओं को सम्मिलित किया है। अब वो कौन कौन सी योग्यताएं हैं जो मानसिक विकास की प्रक्रियाएं होती है अलग अलग, वो योग्यताएं क्या है? फर्स्ट नंबर है संवेदना, सेंसेशन। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, जो देखकर हम सीखते हैं। कल्पना, इमेजिनेशन, जिससे हम कल्पना करते हैं। चिंतन, थिंकिंग। उसके बाद में है निर्णय, फिर है बुद्धि, रुचि एवं अभिव्यक्ति, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, ध्यान देना, अटेंशन, तर्क, सीखना। और उसके बाद में है स्मरण, विस्मरण।
रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग। तो यहाँ पे ये समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 47 नंबर में क्या है। व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियाँ होती है। जो पर्सनालिटी मेजरमेंट होता है उसकी विधियाँ कौन कौन सी होती है, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। बहुत विधियाँ होती है लेकिन हमको इसमें जो है एक विधि का वर्णन करना है। ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। व्यक्तित्व मापन की विधियों को निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन सी जो है जिसमें वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे है व्यक्तित्व मापने की विधियाँ अलग अलग है। फर्स्ट नंबर है आत्मनिष्ठ विधि, इसे कहते हैं सब्जेक्टिव मेथड, ठीक है। और दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड। और तीसरा जो है वो है प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि में कौन कौन सी विधियाँ आती हैं, जैसे हो गया जीवन इतिहास विधि, हो गया साक्षात्कार विधि, यहाँ पे इंटरव्यू, इसे कहते हैं इंटरव्यू मेथड, प्रश्नावली विधि, आत्मकथा लेखन विधि और निरीक्षण विधि। तो ये जितने विधियाँ हैं आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है, सब्जेक्टिव मेथड के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद करना होगा कौन सा सब्जेक्टिव कौन सा ऑब्जेक्टिव मेथड के अंतर्गत आता है। ये सभी जो है विधियाँ पर्सनालिटी मेजरमेंट की विधियाँ हैं। सेकंड नंबर है वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड। इसमें है मापन रेखा विधि, समाज मिति विधि, शारीरिक परीक्षण और परिस्थिति परीक्षण। उसके बाद में है व्यक्तित्व सूचियाँ और संचयी अभिलेख। ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव मेथड है पर्सनालिटी मेजरमेंट के। उसके बाद में तीसरा नंबर है प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव टेक्निक। इसमें कौन कौन सा आता है, रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण, इसका खोज जो है हरमन रोसा ने किया था। उसके बाद में है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साचर परीक्षण और चित्र साचर परीक्षण। तो इसमें जो है ये सभी इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं भी आ सकते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक, तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव मेथड हम लोग देखते हैं। सब्जेक्टिव मेथड आत्मनिष्ठ विधि के बारे में किसी एक विधि का वर्णन करना था। इस विधि में व्यक्तित्व की जांच स्वयं परीक्षण द्वारा या उसके परिचितों की सहायता से की जाती है। इसमें निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि जो है आत्मनिष्ठ विधि सब्जेक्टिव मेथड ये स्वयं के द्वारा जो है किया जाता है। यहाँ पे व्यक्तियों की जांच स्वयं परीक्षक द्वारा किया जाता है। अब हम लोग किसी एक विधि का वर्णन करना था जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो यहाँ पे एक विधि हम ले लेते हैं जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड। तो इसमें जो है जीवन इतिहास विधि, जीवन किसी बालक के जीवन के बारे में हम जो स्टडी करते हैं केस स्टडी, उसी को कहते हैं जीवन इतिहास विधि। जैसे प्रारंभिक में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ और लास्ट में क्या हुआ, तो उसके आधार पे इस विधि को हम जीवन इतिहास विधि कहते हैं। इस विधि को मनोवैज्ञानिकों ने चिकित्सा शाखा से ग्रहण किया है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसकी माँ के गर्भधारण के समय से जो घटित हो रही है, यानी शुरुआत से जो घटित हो रही है, उसका इतिहास तैयार करते हैं। उसके बारे में विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं एकत्र करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसमें व्यक्ति 3 तरह की सूचनाएं एकत्र करता है। किस प्रकार की, ये प्रारंभिक सूचनाएं। प्रारंभिक सूचनाएं कौन सी है, जब माँ के गर्भ के धारण के समय जो घटनाएं घटित होती है वो प्रारंभिक सूचनाएं हो जाती है। उसके बाद में बीता इतिहास, जो बीत चुका है, एवं वर्तमान अवस्था क्या है, ठीक है। इस तरह की सूचना एकत्र करने में व्यक्ति विभिन्न प्रविधियों, साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों इत्यादि का उपयोग करता है, यानी अलग अलग मेथड का उपयोग करता है ये सभी जो है इकट्ठा करने के लिए, केस स्टडी मेथड। 48 नंबर हम लोग देखते हैं। 48 नंबर में है स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। जो मेमोरी होता है उसको कौन कौन से जो है कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो निम्नलिखित हैं। ये फर्स्ट नंबर है प्रेरणा, ठीक है। दूसरा नंबर है रुचि और शांतिपूर्ण वातावरण। ये सभी स्मृति मेमोरी को जो है ये प्रभावित करते हैं। प्रेरणा,
किसी से प्रेरणा लेना, रुचि इंटरेस्ट, उसके बाद में शांतिपूर्ण वातावरण, ये स्मृति को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे है पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ये मत समझिएगा कि पर्यावरण के बारे में पूछ रहा है, तो पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक पर्यावरण एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, और एक होता है सामाजिक पर्यावरण जो समाज के अनुसार जो है बनाया जाता है, हमारे संस्कृतियों के अनुसार। ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है? यहाँ पे अटेंशन है। ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है? ध्यान या इसी को अवधान भी कहते हैं, ठीक है। यह कितने प्रकार की होती है, इसके प्रकार बताना है, और ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं उसको बताना है, अथवा अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है। ध्यान का डिफिनेशन देखते हैं। ध्यान से आशय, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ध्यान का आशय देखते हैं। ध्यान मन की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थ पर एकाग्र करता है। तो ध्यान जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि ध्यान करो, तो वही है। अलग अलग वस्तुओं से जो है अलग अलग जगहों से ध्यान हटाकर हमको एक जगह ध्यान को केंद्रित करना ही ध्यान लगाना होता है। इसी को कहते हैं एकाग्रता। ध्यान जो है रुचि पर आधारित होता है, यानी जिसमें हमारी रुचि है उसी पर हम ध्यान लगा सकते हैं। जब किसी कार्य को ध्यान से किया जाता है तो उसका परिणाम जो होता है अच्छा होता है, क्योंकि रुचि के आधार पर हम लोग ध्यान करते हैं। अब दूसरा है ध्यान के प्रकार। हम लोगों को बताना है कि ध्यान कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है ऐच्छिक ज्ञान, जो अपनी इच्छा के अनुसार जो है ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने इच्छा के अनुसार किसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे ऐच्छिक ज्ञान कहते हैं। और अनैच्छिक ज्ञान, ये बिना इच्छा के होते हैं। जैसे वायु में होता है ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं जैसे आपको छींक आता है तो वहाँ पे ये अनिच्छिक क्रियाएं हो गई, लेकिन ऐच्छिक क्रियाएं जो अपने दिमाग के द्वारा, अपने मन के द्वारा करते हैं उसे ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। यह ध्यान अस्थायी होता है। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है वह अस्थायी होता है। ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक ध्यान को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। अब उसमें जैसे हो गया उत्तेजना की नवीनता। नवीन वस्तुएं, नए खेल हमारा ध्यान आसानी से आकर्षित करते हैं। जो भी वस्तुएं नई होती हैं वो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। उसके बाद में है उत्तेजना की गति। उत्तेजना की गति, गतिशील वस्तुओं पर ध्यान सरलता से जाता है, जैसे चलती ट्रेन, ठीक है। और रुचि, हमारी जिन चीज़ों में रुचि होती है उन पर ध्यान जाता है। जैसा कि वहाँ पे है कि जो है ध्यान रुचि पर आश्रित होता है, तो जिसमें जो जिस वस्तु पे या जिस व्यक्ति में हमारी रुचि होती है उस पर ध्यान जो है अधिक जाता है। संगीतज्ञ का ध्यान अच्छे गाने पर जाता है, ठीक है। उसके बाद में है अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्मृति में अंतर लिखिए। अल्पकालिक शॉर्ट मेमोरी, ठीक है, और लॉन्ग मेमोरी में अंतर लिखना है। तो निम्नलिखित अंतर होते हैं। अल्पकालिक स्मृति, अल्पकालिक स्मृति क्या होती है? विषय अथवा वस्तु की संचय क्षमता कम होती है, ठीक है। दूसरा नंबर है उत्तेजनाओं को व्यक्ति शीघ्र भूल जाता है, इसमें शॉर्ट मेमोरी में। और दीर्घकालिक मेमोरी में इसमें जो अधिक समय तक याद रहता है व्यक्ति को। और उसके बाद में संचय क्षमता इसकी अधिक होती है। संचय मतलब स्टोरेज क्षमता इसकी अधिक होती है। बाल विकास से आप क्या समझते हैं? ये वीडियो वेरी शॉर्ट आंसर में भी हम लोग कराए हैं क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। बाल विकास से आपका क्या आशय है? तो बाल विकास वही होता है जिसमें बालकों का अध्ययन किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक अध्ययन किया जाता है? शैशवावस्था से किशोरावस्था। कोई भी पूछ ले कि बाल विकास के अंतर्गत किन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगर एज पूछ ले, एज की बात करें तो जन्म से लेकर जो है 18 वर्ष की अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। इसमें अलग अलग मत होते हैं, कोई 21 वर्ष तक मानते हैं, लेकिन जनरल जो होता है वो 18 वर्ष तक होता है। बाल विकास 2 शब्दों के योग से बना है, बाल एवं विकास। यहाँ पे है बाल का अर्थ होता है बाल्यावस्था, जैसा कि आप लोग जानते हैं, से लिया गया है। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक के बच्चों की दूसरी अवस्था है, जैसे कि बाल्यावस्था होता है।
किंतु बाल विकास से आशय गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक के बालकों का विकास आता है। ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बाल विकास का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। यह जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलता रहता है। विकास प्राणी में पाई जाने वाली उस स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें प्राणी गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने क्रमिक शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन से गुजरता है। अतः बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक के मानव के व्यवहार अर्थात शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों जो व्यक्तिगत होते हैं उनका स्वरूप, समय तथा कारणों एवं उनके अंतर्निहित प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में हरलाग ने क्या कहा है, आज बाल विकास में मुख्य रूप से बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों एवं लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उनकी एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हरलाग क्या कह रहे हैं कि एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय जो होते हैं, ठीक है, उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बाल विकास यह खोज करने का भी प्रयास करता है कि ये परिवर्तन कब प्राप्त होते हैं, इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं और ये वैयक्तिक अथवा सार्वभौमिक है या नहीं है। 53 नंबर क्या है, 53 नंबर में है अवधान अर्थात ध्यान की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यह है अवधान रुचि पर आधारित होता है, जैसा कि इसके पहले हम लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं। अवधान एवं रुचि के एक दूसरे के सिक्के के पहलू होते हैं। अवधान एवं रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अवधान के बिना रुचि नहीं हो सकता और रुचि के बिना अवधान नहीं हो सकता। तो ध्यान जो होता है वो रुचि पर केंद्रित होता है। किसी वस्तु या व्यक्ति में जब हमारी रुचि होती है तो उस पर हम लोग अटेंशन ध्यान देते हैं। अवधान ऐच्छिक तथा अनैच्छिक दोनों प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व का विकास जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। अवधान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कराता है। अब कुसमायोजन से आप क्या समझते हैं, इसमें 2 होता है, एक समायोजन एडजस्टमेंट होता है, एक कुसमायोजन होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं कुसमायोजन है। कुसमायोजन में होता है जिन परिस्थितियों में व्यक्ति जो है समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है तो वहाँ पे कुसमायोजन कहते हैं, जो असंतुलन की स्थिति में होता है। कुसमायोजन का तात्पर्य समायोजन में असंतुलन आ जाता है, जो समायोजन होता है उसमें असंतुलन आ जाता है। अब गेट्स महोदय ने क्या कहा है, कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। ठीक है, जब व्यक्ति पर्यावरण से संतुलित व्यवहार मतलब संतुलन नहीं कर पाता है तो उसे असंतुलन कहते हैं और इसी को कहते हैं कुसमायोजित होना। कुसमायोजन से संबंधित व्यक्ति कुसमायोजित व्यक्ति कहलाता है, जो अपने काम को अपने परिवेश के अनुकूल नहीं कर पाता है। जो उस परिवेश में काम है उसके अनुकूल हम जब नहीं कर पाता कोई व्यक्ति तो उसे कुसमायोजन कहता है। ऐसा व्यक्ति दुखी रहता है तथा समाज से हटा रहता है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइम क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता से तात्पर्य क्या होता है, वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या होता है और वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है, उसका महत्व एवं प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ है, तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। इसमें है पराया व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ देखा जाता है कि 2 व्यक्ति एक जैसे कोई समानता रखते हुए भी उनके व्यवहार तथा रहन सहन में काफ़ी विभिन्नताएं होती है, इसी विभिन्नता को वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वैयक्तिक विभिन्नता होती क्या है। जैसे दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो गया, वह यहाँ पे रहे या अमेरिका में रहे, उसमें जो है दोनों व्यक्तियों में कुछ ना कुछ अंतर पाई जाएगी, समानता तो कुछ पाई जाएगी, लेकिन चाहे एक ही पॉइंट जो है, अगर मान लिया कि 1000 पॉइंट है तो उसमें एक जो है अंतर पाया जाएगा। तो वही होता है वैयक्तिक विभिन्नता।
वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ देखते हैं। गच्छी व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से पाया जाने वाला भेद हो व्यक्तित्व विभिन्नता कहलाता है। कच्ची नहीं, यहाँ पे होगा सभी व्यक्तियों में। स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर के अनुसार मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पक्ष वैयक्तिक विभिन्नता का अंश होता है। ठीक है, अलग अलग जो पक्ष होते हैं, कोई भी मान लिया कि हमको चेक करना हाइट में, IQ लेवल चेक करना है, तो कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है व्यक्तित्व विभिन्नता में। अब इसके महत्व का वर्णन कीजिए। इसका महत्व ये होता है कि अगर किसी टीचर को टीचिंग करना है, अगर उसको वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में अच्छी प्रकार से अगर जानकारी है, तो उन व्यक्ति के जो है वैयक्तिक विभिन्नता के द्वारा जो है कि कौन व्यक्ति किस में रुचि रखता है, किस मेथड का उपयोग करना चाहिए इस व्यक्ति के लिए, तो वहाँ पे वैयक्तिक विभिन्नता जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है टीचर के लिए। तो यहाँ पे है वैयक्तिक विभिन्नताओं को आधार मानकर हम वर्गीकरण कर सकते हैं, बच्चों का जो है वर्गीकरण कर सकते हैं, अंतर अथवा स्पष्ट कर सकते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक में वैयक्तिक विभिन्नताओं के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के सीखने कार्य करने की योग्यता कितनी तथा कैसी है। वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार की हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। बुद्धि में विभिन्नता, एक ही कक्षा में अध्ययन करने वाले बच्चों में कुछ सामान्य बुद्धि के, कुछ श्रेष्ठ बुद्धि के और कुछ अतिश्रेष्ठ बुद्धि के तथा कुछ मंद बुद्धि के भी होते हैं। इस प्रकार हम विद्यालय में विभिन्नता देख सकते हैं। ठीक है, और इन सभी के अनुरूप जो है शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। शारीरिक विभिन्नताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे शरीर की सुंदर सुडौल रचना तथा स्वस्थ से व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। कुछ बच्चे मोटे होते हैं तो कुछ बच्चे पतले होते हैं तथा कुछ बच्चे लंबे होते हैं तो कुछ बच्चे मोटे। ये हम आप लोगों को बताए हैं, तो इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं रुचि क्या होता है, रुचि के प्रकार कितने होते हैं। तो रुचि वही इंटरेस्ट। रुचि का अर्थ एवं परिभाषा सबसे पहले हम लोग देखते हैं। रुचि का अर्थ प्रेरक शक्ति से होता है। किसी भी वस्तु की ओर ध्यान देने के लिए उसमें हमारी रुचि का होना आवश्यक होता है। ध्यान देने के लिए सबसे पहले हम जिस वस्तु या व्यक्ति में इंटरेस्ट रहेगा यानी रुचि रहेगी, उसी पर हम ध्यान दे पाएंगे। जब किसी कार्य में हमारी रुचि होती है तथा वह कार्य अच्छा होता है। ठीक है, कोई भी कार्य में, कोई भी व्यक्ति में जब रुचि होती है तो वो कार्य जो है अच्छा होता है। कोरो ने क्या कहा है? रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, ध्यान देने के लिए मजबूर करती है। रुचि के प्रकार कितने होते हैं? एक होती है जन्मजात रुचियाँ और एक होती है अर्जित रुचियाँ, जो कि हम इन्वायरमेंट के द्वारा ग्रहण करते हैं। जन्मजात रुचियाँ क्या होती है? वही रुचियाँ जो व्यक्ति को जन्म से पाई जाती हैं, जैसे हो गया खाने पीने में रुचि और संग्रह में रुचि। दूसरा नंबर है अर्जित रुचि, यह व्यक्ति जो है व्यक्तियों में उत्पन्न होती है, ये जो है इन्वायरमेंट के द्वारा ग्रहण की जाती है, जैसे गाने या अभिनय करने की रुचि, इसी को कहते हैं अर्जित रुचि। उसके बाद में रुचि को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसको हम लोग देखते हैं, जैसे परिवार की आर्थिक दशा, यानी किस प्रकार से परिवार में क्या, जैसे कोई गरीब का बच्चा है और अमीर का बच्चा है तो उसमें अलग अलग रुचियां होगी। अमीर वक्त वाले जो है जो अच्छे महंगे सामान होंगे उसमें रुचि रखेंगे, और गरीब व्यक्ति वाले उनके भाई उतना पैसा ही नहीं रहता, रुचि तो बहुत बढ़ रहती है, लेकिन जो है परिवार के हिसाब से, आर्थिक दशा के हिसाब से उसमें रुचि बनानी पड़ती है। खुद क्या करें, रुचि तो सबकी अच्छी होती है। अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है। और उसके बाद में ध्यान केंद्रित न होना, नीरस एवं कठिन पाठ्यक्रम, विद्यालय का कठोर वातावरण, शिक्षकों का अनुचित व्यवहार, तो ये रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जीन पियाजे तथा ब्रूनर के बौद्धिक क्षमता को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे जीन पियाजो की जो बौद्धिक क्षमता होती है उसको 4 भागों में बांटे हैं, और ब्रूनर के अनुसार जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीन पियाजे की जो 3 अवस्थाएं होती हैं,
ये ब्रूनर के 3 अवस्थाओं से बिल्कुल समानता रखती है। केवल लास्ट वाली स्टेज जो जीन पियाजे की होती है वह थोड़ी उसमें अंतर होता है। तो जीन पियाजे की जो अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। उसके बाद में होता है दूसरा नंबर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा नंबर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा नंबर होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इससे जो है यहाँ पे ये खोनर नहीं, ये ब्रूनर एवं बौद्धिक क्षमता, चूनर ने 3 भागों में, चूनर नहीं ये ब्रूनर है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। कौन कौन से है? क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था, ये ब्रूनर के अवस्थाएं हैं। अब हम लोग देखते हैं 59 नंबर, केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ बताइए। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का आशय पर्वतों को जटिलता को कम करने के लिए तथा उन्हें तुलना योग्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उन विभिन्न तत्वों को एक अंक में कम करने की तुलना की जाती है। तो इसी को कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। हम लोग देखते हैं इसमें जो है कितने क्वेश्चन हैं। अभी 59 नंबर हो गया, 59 यानी 81 नंबर तक है। तो 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 59 नंबर तो समझ में आया होगा। उसके बाद में 60 नंबर देखते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने से आपका क्या आशय है? अनुकरण द्वारा सीखना यानी करके सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में छात्र अपने शिक्षकों का अनुकरण करते हैं। अनुकरण से तात्पर्य है कि दूसरों की नकल करके सीखना। एक शब्द में अगर देखें तो अनुकरण द्वारा सीखना मतलब दूसरों की नकल करके सीखना। ये दिमाग में बैठाए रहिए। एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों की नकल करने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक शब्द है अनुकरण। ठीक है, अब यहाँ पे हरलाक के अनुसार विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं, हरलाक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे गर्भकालीन अवस्था होती है, गर्भ से जन्म तक होती है, गर्भधारण से जन्म तक होती है जब तक बच्चों का जन्म नहीं हो जाता है। शैशवावस्था जो होता है ये जन्म से 2 सप्ताह तक होता है यानी जन्म से 14 दिन तक होता है। बचपना अवस्था जो होती है तीसरे सप्ताह यानी 21 दिन से 2 वर्ष, 2 वर्ष मतलब 365 दिन का मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो 2 वर्ष तक होता है। उसके बाद में पूर्व बाल्यावस्था ये तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक होता है और उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। वयासंधि अवस्था 11 वर्ष से जो है 13 वर्ष तक होती है और पूर्व किशोरावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष तक होती है। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक होती है। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक होता है और मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक होता है और वृद्धावस्था जो होता है 60 वर्ष के बाद होता है। तो ये हरलाक ने जो है विकास की अवस्थाएं बताए हैं। तो इतनी ही अवस्थाएं होती है 11 चरणों में। ठीक है, अब 62 नंबर देखते हैं। बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसको जो है प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसका वर्णन हम लोगों को करना है। तो बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक होते हैं। अब ये कौन कौन सी कारक होते हैं? जैसे हो गया परिवार, परिवार जो है तो है इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। अब कैसे प्रभावित करता है? परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, ये सभी को पता है। बालक परिवार के सदस्यों का अनुकरण करता है। जिस परिवार में झगड़े होते हैं उस परिवार में बालक संवेगात्मक रूप से उत्तेजित रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भविष्य में मान करना है। अब दूसरा नंबर है बालक की आर्थिक दशा। यदि बालक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वह बालक अपने आप में हीन भावना का समावेश कर लेता है। उसके बाद में अध्यापक शिक्षक का भी बालक के संवेगात्मक विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार से? यदि अध्यापक अधिक क्रोधित होकर बोलता है या पढ़ाता है तो बालक भी उनका अनुकरण करते हैं यानी नकल करते हैं। बालक का स्वस्थ बालकों के संवेगात्मक विकास में स्थिरता होती है करना। अस्वस्थ बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण कम रख पाते हैं और वे क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, इसके आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वैसे अभी इसका पीडीएफ जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने अपलोड नहीं किया है, एक वीडियो और बनेगा इस पे, उसके बाद में पूरा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो हम पूरा जो जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 80-85 क्वेश्चन, उसको हम जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। और इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए, और सबसे पहले नंबर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है। सब्सक्राइब करे रहेंगे तभी ये चैनल ग्रो करेगा। और इसमें अगर आप लोगों को कुछ कमी लग रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं, वहाँ से हम जो है बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आपको आवश्यकता क्या है, और आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।